नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। ये हमारा खास प्रोग्राम है जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। इस विषय पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं अधिवक्ता संदीप दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। हाँ, रेणु को और प्रभा साक्षी दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सुंदर विषय का चयन किया और जो दर्शक देख रहे होंगे उन्हें भी काफ़ी इससे जानकारी मिलेगी कि ये विवाद है क्या और किस इस विषय को वो जान के साथ जो आईएएस और बड़े बड़े जुडिशरी में जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है। सर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? शुरुआत, इसका इतिहास शुरुआत से जानना चाहती हूँ इसके बारे में। रेणु, देखिए, हमारा जो देश है, जो हमारा संविधान है वही हमारे लिए गीता है, कुरान है। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में सबको शक्तियाँ मिली हुई, वो चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर इसको हम जानें तो पहले क्या होता था। आज़ादी के बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) में ये शक्तियाँ प्रदान हैं राष्ट्रपति को कि वो अपॉइंटमेंट करेगा जजों की, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों जज या हाई कोर्ट के जज हो। तो होता क्या था कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो जो सीनियरिटी होती थी, सीनियर मोस्ट होते थे, उनको हम जज बना देते थे, यानी सीजीआई बना देते थे और उसके अपॉइंटमेंट भी जो होते थे उसका आधार सीनियरिटी होता था। लेकिन अचानक से 1973 में लंबे इस अंतराल के बाद एक एन राय जो थे वो बनाए गए सीजीआई भारत के, और लगभग कई जजों को जो उनको मौका मिलना था सीनियरिटी के आधार पे वो नहीं मिला और वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन गए। इसको लेके मन में विचार आए, चर्चाएं हुई देश में उस समय। फिर 1977 में भी ये ऐसा दोहरा दिया गया कि 10 जो वरीय जज थे उनको पीछे छोड़ के एक नए जज को उन्होंने, जो एमयू बेग थे, उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो जब ऐसी स्थिति आई तो लगा न्यायपालिका को कि उनके कार्यों में दखल हो रहा है। तो उन लोगों ने उसी समय 1982 एक केस है एसपी गुप्ता का, तो इस पे चर्चा हुई और विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के बाद ये तय हुआ कि सीजीआई को ये पावर दे देते हैं, अधिकार दे देते हैं कि वो ट्रांसफ़र में और प्लस अपॉइंटमेंट में वो जिन नामों की अनुशंसा करें वो नाम जो है मुख्य न्यायाधीश उसको फाइनल समझे, माने, और मानने के बाद उस अनुशंसा के तहत जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनकी नियुक्ति करें। तो एक प्रक्रिया थोड़ी सी सुदृढ़ करने की कोशिश उस समय न्यायपालिका के माध्यम से हुई और राष्ट्रपति के माध्यम से हुई, क्योंकि न्यायपालिका सलाह दे सकती है राष्ट्रपति को। जो कंसेंट का टॉपिक था, कंसेंट के विषय में जो केस आया एसपी गुप्ता का, तो उसमें उस समय जब सुनवाई हुई तो ये साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति का कंसेंट, जो राष्ट्रपति को कंसेंट दिया जाता है चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा, कि ये नाम जो है जज बनाए जाएंगे या उनका स्थानांतरण होगा, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो वन साइडेड हो गया एक तरह से कि राष्ट्रपति चाहे तो अपनी तरफ से भी किसी नाम को वो आगे कर सकता है। तो इस कंसर्न को लेके जब इस तरह की बातें आई तो उसके बाद फिर वही एसपी गुप्ता का ही मैटर था। 1993 में इतना लंबे अंतराल के बाद ये आया कि नहीं, जो कंसर्ट कोलिजियम की शुरुआत यहीं से हो रही है कि जो कंसर्ट मुख्य न्यायाधीश देगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है। क्यों, पहली बार दे तो उसे वापस कर सकता है, लेकिन अगर दूसरी बार उन्हीं नामों को देता है तो बाध्य है। तो और उसकी एक कमेटी 2+1 की बना दी गई कि एक सीजीआई होंगे और उनसे जो उनके अधीनस्थ जज होंगे, दो सीनियरिटी में 2-3 होंगे, उनको बनाया जाएगा। लेकिन इसके उलट क्या हुआ कि 1998 में 1998 में ये जानने की ज़रूरत है कि इसमें बदलाव के लिए इस कोलेजियम को 5 लोगों का कर दिया गया, सीजीआई और प्लस 4 जो बड़े बड़े अधीनस्थ जजेस हैं, वो अधीनस्थ जज जो हैं वो मिलके डिसाइड करेंगे कि हस्तांतरण किसका होना है, सुप्रीम कोर्ट में जजों का अपॉइंटमेंट कैसे होना है, हाई कोर्ट के जजेस के भी जो अपॉइंटमेंट का अधिकार जो राष्ट्रपति को था, उसको लेके इस तरह की एक कॉलेजियम की व्यवस्था हुई। इस कॉलेजियम की व्यवस्था में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो जो समझने की ज़रूरत है, लोगों को लगा कि
अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिस विषय पे इस समय काफ़ी सुर्खियां बनी हुई हैं, तो उसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि जजेज पहली ऐसी संस्था है कि कॉलेजियम नाम का कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। एक ये ऑर्डर है, ऑर्डर इन द कि न्यायपालिका ने ही एक ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर को मान लिया गया और न्यायपालिका उस ऑर्डर को मानते हुए कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से अपॉइंटमेंट भी कर रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग का भी काम कर रही है और राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य भी है। तो जो चर्चा आम हुई वो ये हुआ कि भाई देखो, ये तो पहली ऐसी संस्था है कि खुद ही अपॉइंटमेंट कर लेते हो, जिसको जहाँ बैठाना है बैठा देते हो, जैसे ट्रांसफ़र करना है ट्रांसफ़र पोस्टिंग। तो थोड़ी थोड़ी परिवारवाद की बात आई कि इसमें परिवारवाद जुडिशरी में हावी है। फिर लोगों के मन में ऐसे आम चर्चा जो होती है, हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, बुराई करते हैं। तो डेमोक्रेसी की ये सबसे अच्छी खूबी है कि हर विषय पे आपस में मत हो या ना हो, विभिन्न विभिन्न मत हो, लेकिन हम जब आपस में चर्चा करते हैं तो उससे और डेमोक्रेसी मजबूत होती। तो जब 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ और उस समय जो अभी वर्तमान की जो सरकार है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लेके आई जी। और वो जो एक्ट आया 2014 में, तो 2015 में उस एक्ट को उसी समय चैलेंज किया गया और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये अमेंडमेंट है, जो एक्ट बना आप लेके आए हो, जो अमेंडमेंट करके लाए हो, जो कमीशन आपने बनाया है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, हम इसको नहीं मानते। अब यहाँ से दोनों पक्षों में आपस में तकरार शुरू हो गया और दोनों पक्ष आज की डेट में अपनी बात अपने अपने तरीके से रख रही हैं और इसका समाधान, हम जनता को तो इसका समाधान चाहिए। हर कोई चाहता है कि चाल, चरित्र और चेहरा हर संस्था का बेहतर हो और हर संस्थाएं स्ट्रांग हो, मजबूत हो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये 2014 की बात है कि एनजेएसी जो कानून लाया गया, एक्ट लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति और उसके तबादले को लेकर एक भारत सरकार और संसद की तरफ से कानून बनाया गया ये चीज़ें। लेकिन इतने लंबे समय बाद आज हाल फिलहाल में इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्यों कानून मंत्री और क्यों बड़े बड़े मंत्री इसको लेके बयान दे रहे हैं? अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई हैं? देखिए रेनू, जो हमारा संविधान है भारत का, अमेरिका की तरह शक्ति पृथक्करण, मतलब शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, उसके सिद्धांत पे काम करता है। तो अब चर्चा ये है कि लोगों को ये लगता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष की जो ताकत है, शक्तियाँ हैं, उसमें दखल दे रही हैं और वो दखल की वजह से हर पक्ष सोचता है कि वो दखल ना हो, वो स्वयं जो निर्णय ले रही है वो ठीक है, वो सही है। अब ये दोनों पक्ष में थोड़ी थोड़ी कमियां हैं। अब अगर कमियां देखा जाए तो मैं अगर सरकार का पक्ष रखूं तो देश में जो राजनीति का स्वरूप है वो बिल्कुल अलग है, किसी को भी कोई कहीं लेके बैठा सकता है। ज़्यादा पॉलिटिकल, अगर उसमें जुडिशरी के अंदर ज़्यादा पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस हो जाएगा तो 80% लिटिगेशन जो है उससे ज़्यादा ही, मैं तो कम कह रहा हूँ, लिटिगेंट ही गवर्नमेंट है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की चलेगी, गवर्नमेंट के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो हो सकता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डर आते हैं, गवर्नमेंट कहीं गलत करती है, गवर्नमेंट लिटिगेंट है, तो वो हो ना पाए। तो एक पक्ष तो कोर्ट के लोगों का ये है जो जुडिशियल सिस्टम में बैठे हैं या कॉलेजियम में बैठे हैं, जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। दूसरा पक्ष ये है कि लोगों को लगता है कि इसमें भाई भतीजावाद, आपको एक इंस्टीट्यूशन मिला है, वो इंस्टीट्यूशन आप कब्जा करके बैठ रहे हो। मेरा मानना है कि ये देश जो है कब्जा करने का नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन को कब्जा करने का नहीं है। आपको किसी पद पे बैठाया जाता है, आप कहीं भी होते हो, तो हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलके अपनी अपनी जगह जो हमें जिम्मेदारी मिली है, भारत के संविधान ने हमें प्रदत्त किया है, वो बेहतर करने की आवश्यकता है, बेहतर सोचने की ज़रूरत है और उसमें दृष्टि होना चाहिए। अगर वो दृष्टि होगा, हम बेहतर करेंगे, बेहतर सोचेंगे, तो अपने आप ही वो इंस्टीट्यूशन मजबूत हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा दखल भी एक दूसरे में नहीं होगा और हमारी संस्थाएं और मजबूत होंगी और बेहतर काम करेंगे। सर, इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो 2014 में एनजेएसी का जो एक्ट लाया गया, इसी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, कब्जे को ख़त्म करने के लिए, तो आखिर इसमें ऐसी क्या कमी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया? देखिए, एनजेएसी का में जो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि भाई जो कॉलेजियम है हमारे, ज़्यादा जजेस मिलके उसका फैसला लेते हैं, सीनियरिटी मोस्ट है ना, लेकिन एनजेएसी में 2 ही रहेंगे, एक प्रेसिडेंट सीजीआई रहेंगे और उस सीनियरिटी में जो रहेंगे, जो आगे बनने वाले होंगे, तो 2 लोग ही रह पाएंगे और बाकी जो 4 लोग आएंगे तो 2 लोग तो सोसाइटी से आने हैं जी। और 2 लोग
पॉलिटिकल हैं, प्रधानमंत्री या फिर जो एक और नाम होगा उनके तरफ से, तो ये जो 6 लोगों की कमेटी होगी उसमें ये 2 पड़ जाएंगे, वो 4 हो जाएंगे। जो सिविल सोसाइटी के लोग होंगे उनको लगता है कि वो भी जो है गवर्नमेंट के ही तरफ से होंगे, तो वो भी उनको फेवर कर, इनमें कई तरह की चीज़ें, ये सब अभी सोच रहे हैं हम लोग एक दूसरे के बारे में, इस पर कोई प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन उन लोग का लगता है, लोगों को ये लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है उस पर कोई आँच आ जाए। और ये भारत की सबसे अच्छी विशेषता है कि आज देखिए जुडिशरी ने अच्छा भी काम किया। अभी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होते हैं वो लाइव अब प्रसारण हो रहा है ना, तो वो खुद रिफॉर्म के लिए खुद ही सोचना पड़ेगा। मेरा तो मानना है हर संस्थाओं को स्वयं में अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा और स्वयं सोचना पड़ेगा कि जो जनता है उसकी उम्मीदों पे हम खरा उतर पाएं। और ये हम किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, किसी पे टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन दोनों पक्ष की अपनी अपनी दलीलें हैं। और दोनों पक्ष, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो संसद है ना, सब कुछ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने संसद को इतना पावर दे रखा है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने जजों की संख्या होगी, ये सारे विषय, कानून कैसे बनेंगे, वो संसद का अधिकार है। तो संसद को बहुत कुछ इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए और जो भी देश सम्मत हो, राष्ट्रहित के सम्मत हो, वो काम करना चाहिए। सर, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे अधिवक्ता संदीप दुबे जी से, जिन्होंने बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम किस तरह से बना, किस तरह से जैसे परिवर्तन होता रहा राजनीति के दौर में, उसी तरह से किस तरह से सेकंड जज केस और थर्ड जज केस में परिवर्तन हुआ और एक कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।